हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस 24 जुलाई की विज़न की डेली मैगज़ीन आ गई है। तो चलिए इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट टू 2020 रिलीज्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या है, ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट है ये 1990 से हो रही है और 5 साल में एक बार की जाती है। ये रिपोर्ट असेस करती है कि फॉरेस्ट की कंडीशन क्या है, वहाँ की क्या स्टेट है, क्या मैनेजमेंट है। ये जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, उन सब का क्या चेक करती है कि कैसी वहाँ पे मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट की कैसी कंडीशंस हैं। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अभी क्या फाइंडिंग्स क्या की हैं, इसने देखा है कि वर्ल्ड का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो 4.06 बिलियन हेक्टर है। दैट इज़ 31% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। ये देखा गया है जो 420 मिलियन हेक्टर एरिया है फॉरेस्ट का, वो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड लॉस हो चुका है ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन सिंस 1990। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कुछ जो रेट है फॉरेस्ट लॉस का वो भी डिक्लाइंड हुआ है कुछ सालों में। हाईवर 2010 से 2020 में ये भी देखा गया है कुछ नेट गेन हुए फॉरेस्ट एरिया में, जो मोस्टली एशिया में और अफ्रीका में देखा गया है कि एनुअली जो नेट फॉरेस्ट का एरिया का लॉस हुआ है। ठीक है, 93% जो फॉरेस्ट एरिया है वो मेनली नेचुरल है, जबकि 7% एरिया जो कि हमने अपने डिफरेंट स्कीम से क्या किया उसको प्लांट किया है। इंडिया का रैंक 3rd है अमंग द कंट्रीज़ जिन्होंने फॉरेस्ट एरिया में गेन किया है पिछले 10 सालों में। टॉप 5 कंट्री देखा जाए चाइना, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया है, फिर चिल और वियतनाम। तो इस तरह से ऊपर टॉप 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपने फॉरेस्ट एरिया में गेन किया है। रिपोर्ट ने क्रेडिट किया है कि इंडिया का जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया में इंडिया के सिग्निफिकेंट कुछ इंक्रीज देखने को मिला है। ग्लोबली अगर देखा जाए फॉरेस्ट्री सेक्टर में 12.5 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं और उसमें से इंडिया में देखा जाए 6.23 मिलियन पीपल है। मतलब ये ग्लोबली का 50% एम्प्लॉयड जो फॉरेस्ट्री में है वो इंडिया में है। इंडिया अकाउंट करता है 2% ऑफ टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट इशूज़ ऑर्डर फॉर परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक गवर्नमेंट सेक्शन लेटर को इशू किया है ताकि जो हम एक परमानेंट कमीशन वुमेन ऑफिसर्स के लिए बना सके इंडियन आर्मी में। और जो भी इंडियन आर्मी में 10 स्ट्रीम्स हैं उन सब में, जैसे आर्मी एयर डिफेंस हो गया, सिग्नल्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, आर्मी एविएशन हो गया, एक्सेट्रा। पहले जो वुमेन एलिजिबल होती थी परमानेंट कमीशन में वो सिर्फ आर्मी एजुकेशन कोर्प्स में होती थी या फिर जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट में होती थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो कि फरवरी 2020 में फॉलो किया, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वुमेन ऑफिसर्स की वो एलिजिबल हैं परमानेंट कमीशन के लिए। और जो कमांड की पोस्ट होती हैं नॉन कॉम्बैट एरियाज़ में आर्मी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ईयर्स ऑफ सर्विस, उनमें क्या है ये वुमेन ऑफिसर्स एलिजिबल हैं। सिग्निफिकेंस क्या देखने पड़ेगा इस मूव से? ऑफ कोर्स इस मूव से क्या है, हम वुमेन का एम्पावरमेंट करेंगे, वुमेन ऑफिसर्स एम्पावर कर पाएंगे, उनका लार्ज रोल होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में। परमानेंट कमीशन की वजह से क्या होएगा, ऑफिसर्स क्या करेंगे आर्मी में जब तक रह सकते हैं जब तक उनकी रिटायरमेंट एज नहीं आ सकती। अनलाइक पहले क्या होता था, जो स्टाफ सर्विस कमीशन के थ्रू जो वुमेन आती थी उनका जो ट्रेनिंग पीरियड था, आई मीन उसमें रहने का पीरियड था, वो सिर्फ 10 से 14 साल होता था। इसमें क्या है कि वो गवर्नमेंट पेंशन के लिए भी क्वालिफाई होंगी। जो पेंशन जब स्टार्ट होती है जब वो एज एन ऑफिसर 20 साल की सर्विसेज कर चुकी हो। ठीक है, करंटली जो वुमेन की परसेंटेज देखी जाएगी तो इंडियन आर्मी में 3.89% है, नेवी में 6.7% है, एयरफोर्स में 13.28% है, एक्सक्लूडिंग मेडिकल कॉप्स, डेंटल कॉप्स या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। मतलब अगर हम डॉक्टर्स की जॉब या जो मतलब कि आर्म फोर्सेज में या फिर जो नर्सिंग की जॉब्स है उनको छोड़ के वैसे इनकी परसेंटेज बताइए। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर पुशेस फॉर ऑयल पाम कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट। अभी पीएम ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अपील किया है कि वो अपनी ऑयल पाम कल्टीवेशन को बढ़ाए और ये भी रिकमेंड किया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ऑयल प्लांट पाम मिशंस को क्या सेटअप किया जाए ताकि हम ऑयल सीड की कल्टीवेशन को प्रमोट कर सकें। अभी क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट में रीजन है उसके पास जो एरिया है, मतलब कि जो फेवरेबल लैंड है जिसमें हम ऑयल पाम की कल्टीवेशन कर सकते हैं, वो 2.18 लाख हेक्टर एरिया हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। लेकिन अभी देखा जा रहा है उसमें से सिर्फ 30,000 हेक्टर एरिया को ही हमने ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया हुआ है। एक्चुअली जो नॉर्थ ईस्ट एरिया का जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है वो इस ऑयल क्रॉप के लिए काफ़ी क्या है, फेवरेबल है। इंडिया क्या करती है, नियरली 68% अपना एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट एनुअली क्या करती है, इंपोर्ट करती है। और जिसमें से 22 मिलियन टन्स, मतलब ऑफ अबाउट 22 मिलियन टन, और इसमें से भी 60% हम क्या पाम ऑयल का करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल की कंजप्शन देखा गया है इंडिया में पिछले 20 सालों में 230% बढ़ी है। ठीक है, और इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, और इसमें से 17% इंडिया, मतलब जो ग्लोबली पाम ऑयल कंजप्शन हो रही है उसमें से 17% इंडिया कंज्यूम कर रहा है।
अब क्या स्ट्रेस है जो ऑयल पाम कल्टीवेशन लोग नहीं कर रहे नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा क्या दिक्कत है? पहली बात है कि इसको बहुत लॉन्ग पीरियड चाहिए इस क्रॉप को, मतलब कि कल्टीवेट, मतलब कि पूरा उगने में। दूसरी बात है कि फार्मर्स की जो उनके पास एरिया वो ऑलरेडी बहुत स्मॉल होल्डिंग्स है। सीड कॉस्ट की हाई है, अगर मानसून बेकार आ गया तो वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी लो है, वेरिएशन इन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट उठाए हैं? गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम उठाया था, जिसका एम यही था कि हम 1,25,000 हेक्टेयर को एरिया को क्या अंडर ऑयल पाम कल्टीवेशन ला सकें। टेक्नोलॉजी मिशन चलाया था ऑयल सीड्स एंड पल्सेस पे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी। अभी क्या है, हमने क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, उस टेक्निक से हम बेनिफिट उठा सकें, क्लाइमेट को बेनिफिट हो सके। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, ज़रा फाइंडिंग देख लेते हैं। हमने देखा है कि कूलिंग की डिमांड है इंक्रीज़ हो रही है, जिस वजह से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CO2 और ब्लैक कार्बन के इमिशंस क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। अगर हम कोई पॉलिसी ना लेके आएँ तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इमिशन जो AC से हो रहे हैं या रेफ्रिजरेशन की वजह से हो रहे हैं, वो 2050 तक 90% क्या हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकते हैं। इसलिए हमें कुछ कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक्शन लाना चाहिए एनर्जी एफिशिएंट और क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग पे, जिससे हम जो 460 बिलियन टन के जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो सकते हैं उनको प्रिवेंट कर सकें। सुजेशन क्या है? सुजेशन यही है कि हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन दिखानी है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है किगाली एग्रीमेंट को। अब किगाली अमेंडमेंट किस पे था? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे था, जिसका एम था कि हमें जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ होते हैं उसे कट डाउन करना है। हाउएवर जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो ओजोन लेयर को कुछ इफेक्ट नहीं करते, लेकिन ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है सर, पहले जो रेफ्रिजरेटर्स में आते थे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते थे जो कि ओजोन लेयर को इफेक्ट करते थे, इसलिए उन्हें फिर बैन किया गया। ठीक है, तो अभी उसकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया गया। अब क्या कह रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी कट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बोला जा रहा है नो डाउट कि ओजोन लेयर को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैस तो है ना। तो अगर हम नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान को अडॉप्ट करने से हम क्या कर सकते हैं, एक क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग में हम ट्रांजिशन फेज में जा सकते हैं। इंडिया कूलिंग जो एक्शन प्लान है जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, वो इसलिए हुआ था ताकि हम सस्टेनेबल कूलिंग प्रोवाइड कर सकें। हमें कुछ बिल्डिंग कोड्स प्रमोट करने हैं, इंटीग्रेशन करना है डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिटी कूलिंग का इनटू अर्बन प्लानिंग। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लाने हैं कि जो इंक्रीजिंग हमारी कूलिंग डिमांड है और उसकी वजह से हमारे इंक्रीजिंग एमिशंस हैं, हम उन्हें क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, और कुछ क्लाइमेट फ्रेंडली हमें कूलिंग टेक्निक्स लेके आनी है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। WHO रिपोर्ट्स फ्लैग स्पाइक इन केसेस ऑफ वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। अब ये क्या है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस? पूरी न्यूज़ को पढ़ना, एंड में सब समझ में आएगा। WHO के अकॉर्डिंग ये देखा गया है जो 149 केसेस आए हैं किसके, इम्यूनो डेफिशिएंसी वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस केसेस के बिटवीन जनवरी 1961 एंड दिसंबर 2019, मतलब कि इन बिटवीन 60 सालों में हमें 149 केसेस देखने पड़े हैं किसके, वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस के। इसमें से देखा गया जो 60% डिटेक्ट हुए हैं वो पिछले 10 सालों में हुए हैं, जिसमें जो 59% केसेस हैं वो उन चिल्ड्रन में हुए हैं जिनकी 2 साल से उम्र कम है। जो पोलियो, ये आपको पता ही है, हाईली इन्फेक्शियस वायरस डिजीज़ है जो नर्वस सिस्टम को आपके डैमेज कर देती है और पैरालिसिस भी कॉज करती है। 2 वैक्सीन है पोलियो के अगेंस्ट। एक तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस है, वैक्सीन है। ये क्या करता है, जो पोलियो जिसकी जो हमारी इम्यूनिटी को ये क्या करता है, वो सी बढ़ाता है, प्रमोट करता है, जिस वजह से क्या है, जो हम पोलियो के वायरस से कि लड़ लेती है हमारी बॉडी। दूसरा है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन है। इसमें क्या होता है, वैक्सीन वायरस होता है, उसको क्या करता है, ये वीक कर देता है, जो वायरस है ना उसको वीक कर देता है। जब चाइल्ड को ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो जो वायरस वीक हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इस तरह से ये हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देखो क्या है ना, जब वायरस हमारी बॉडी में जाता है ना तो वायरस रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट मतलब कि अगर वो एक गया 1 से 10 बनाएगा, 10 से 20 बनाएगा, ऐसे ऐसे करके वो लाखों की संख्या में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो वैक्सीन होते हैं ना, पहली बात तो वैक्सीन क्या करता है, वायरस को रेप्लिकेट करने से रोकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और उस वायरस से क्या करता है, लड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ केस में ये देखा गया कि ये वैक्सीन लगाने से क्या हुआ है, उल्टा अल्टर्ड हुआ है रेप्लिकेशन, और इसी को बोल रहे हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो, मतलब कि वैक्सीन की वजह से पोलियो वायरस बढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है बहुत रेयर है, और ये मेनली उन चिल्ड्रंस में देखा गया है जिनमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, और उन पॉपुलेशन में जिसमें बहुत लो इम्यूनिटी लेवल है। तभी आप देखो ना, पिछले 60 साल में सिर्फ 149 केस हैं, इसका मतलब ये बहुत रेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी न्यूज़ का आपके सामने आ गया।
गवर्नमेंट टाइटन्स बिडिंग रेगुलेशंस फॉर बॉर्डर कंट्रीज। अब क्या होता है, देखो बिडर्स कौन होते हैं, ग्रुप होते हैं लोगों में, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप हो गया या कोई इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न में गवर्नमेंट ने क्या किया, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 को अमेंड किया है और इसमें क्या किया, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी है किस पे, जो कि दूसरी कंट्रीज़ के बिडर्स हैं, मतलब कि ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल हैं जो हमारे कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, उन पे क्या लगाया, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आपको क्या है, अगर आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हमारी कंट्री से तो उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया। उन्होंने बोला है कि इस कंट्रीज़ को जो बीडर्स हैं वो सिर्फ एलिजिबल तभी होंगे अगर वो रजिस्ट्रेशन कमेटी के साथ रजिस्टर कराएंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है DPIIT के द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बाद। ये इनको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी क्लियरेंस भी करानी पड़ेगी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द होम अफेयर्स, ठीक है। जो दूसरी कंट्री के वो बीडर्स हैं या ग्रुप्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर उन्हें हमारी कंट्री से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कमेटी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद उन्होंने क्लियरेंस लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी, ठीक है। लेकिन सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के लिए जो कंट्रीज़ हमारी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। अभी क्या है, जो 81 स्ट्रेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अप्रूव हुए हैं किस, इस फंड के अंडर, जिससे क्या होएगा, हम 60,000 होम्स हैं उनको कंप्लीट कर पाएंगे। जो ये फंड है उसको एस्टेब्लिश इसलिए किया है ताकि हम जो डेप्ट है उसको फाइनेंस कर सकें और जल्दी से जल्दी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट कर सकें, ताकि हम वो प्रोजेक्ट्स को अफोर्डेबल और जो मिडिल इनकम के जो लोग हैं उन्हें हाउसिंग क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। गवर्नमेंट ने एक तरह से स्पॉन्सर की तरह एक्ट किया है और इसने 10,000 करोड़ पे प्रोवाइड किए हैं। जो फंड जो सेटअप हुआ है, ये जो फंड हुआ है वो सेटअप हुआ है एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि रजिस्टर्ड है किसके साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एवर इंडिया स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020। गाइस ये पहले भी न्यूज़ में था, ठीक है। जो इंडिया सेट एग्ज़ाम है ये उन बच्चों के लिए जो फॉरेन स्टूडेंट जो इंडिया की यूनिवर्सिटी में क्या करना है, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए टेस्ट है, फॉरेन स्टूडेंट जो इंडिया में एडमिशन चाहते हैं ताकि वो इंडिया की कुछ सिलेक्टेड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें अंडर द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम हमने 2018 में लॉन्च किया था। ये था कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आके पढ़े ताकि हम इंडिया को एक ब्रांडिंग एजुकेशनल डेस्टिनेशन बना सकें। जैसे अभी मैक्सिमम इंडिया के बच्चे बाहर जाके पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम इंडिया को ऐसा ब्रांड बनाएं कि बाहर के बच्चे इंडिया में आकर पढ़ना चाहें। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी, जो कि अंडर MHRD है। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। अब ये क्या करेगी, ये जो भी ये परमिट्स है ये ट्रांजिट करेगी, चाहे टिम्बर के लिए, बाम्बू के लिए या भी कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। ये क्या करेगी, पैन इंडिया ट्रांजिट पास प्रोवाइड करेगी। देखो ये सिंपल पास है, जैसे आपको अपना माल कोई भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड या टिम्बर या बैम्बू से रिलेटेड जो आपका प्रोड्यूस है उसे अगर आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना है तो ये नेशनली इशू होएगा, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इशू करेगी। इसे क्या बोल रहा है, पैन इंडिया ट्रांजिट पास। इससे क्या होएगा, जो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है वो ईजिली अक्रॉस इंडिया में क्या करेगा, मूवमेंट कर सकेगा, जिससे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इंप्रूव होगा। पहले क्या होता था, जो ट्रांजिट पास था, जो पहले पास था वो वन स्टेट इशू करती थी और जो कभी कभी क्या है दूसरी स्टेट मना कर देती थी, उसे अलाउ नहीं करती थी, जिस वजह से क्या होता था, मतलब कि लोगों को परेशानी होती थी। अब क्या करेगा, इससे रिप्लेस करेगा जो पेपर बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम है, मतलब कि आप पहले जाके यार उस स्टेट से जाके क्या करो, पास लो, इशू कराओ मैन्युअली, उसको क्या कर देगा, ये ख़त्म कर देगा और ऑनलाइन ट्रांजिट, मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आपका पास क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक ही झंझट आपका ख़त्म कर दिया। अभी लोनार लेक में अभी देखा गया जो कलर है लोनार लेक का वो पिंक टर्न हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जो माइक्रोब्स हैं उनकी प्रेजेंस देखने को मिली है। वो माइक्रोब्स क्या है, वो माइक्रोब्स होते हैं सॉल्ट लवी माइक्रोब्स होते हैं। ये क्या होता है, बैक्टीरिया कल्चर मतलब होता है कि कल्चर का मतलब होता है वहाँ पे कुछ किसी चीज़ का जन्म होना, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया आके हैं जिस वजह से पिगमेंट प्रोड्यूस हुआ है। जो मेनली जो वाटर है वो सॉल्ट के साथ जब सैचुरेटेड हुआ है तो कुछ पिगमेंट क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। जो लोनार लेक है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसाल्टिक इक्वेटर लेक है एक्चुअली। ये बोला जाता है कि जब 56,000 ईयर्स एगो जब मीटेओराइट ने अर्थ के साथ हिट किया था तब ये लोनार लेक बना था। ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, कहाँ पे, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में। वृक्षारोपण अभियान नाम से पता चला होगा, ये ट्री प्लांटेशन कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कोल। बस ये मिनिस्ट्री याद रख लेना क्योंकि आपके यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट सोच लोगे, ठीक है। तो ये ट्री प्लांटेशन कैंपेन है जिसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा किया गया। ये 130 लोकेशन में कंडक्ट हुआ है और ख़ासकर उन 10 कोल लिग्नाइट जो स्टेट्स हैं ना मेनली जहाँ कोयल के रिजर्व्स हैं उनमें ये मेनली शुरू हुआ है। इंडियाज़ फर्स्ट इन बोर्ड स्पेस डेब्रीज मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है।
अभी क्या है, इसके अंडर हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है, डेब्रीज को मॉनिटर करना है और ट्रैक करना है, ठीक है, जो स्पेस में है, ये नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो इसमें यही है कि हम जो अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में हम क्या करेंगे, एक नैनो सैटेलाइट हम डिप्लॉय करेंगे। वो क्या करेंगी, हमें रियल टाइम अर्थ कवरेज प्रोवाइड करेंगी। इससे क्या है, हम इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज की हेल्प करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जो स्पेस में डेब्रीज हैं उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और जो भी थ्रेट्स होने वाले हैं फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन को, उसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग सिस्टम है डेवलप किसके द्वारा किया गया है, दिकांत्रा के द्वारा। ये भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके द्वारा बनाया गया, दिकांत्रा के द्वारा, जो कि इंडिया की पहली एयर एंड स्पेस सर्विलेंस कंपनी है, ठीक है गाइज। तियानविन 1 और क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रूथ 1, ये देखो तियानविन क्या था, ये चाइना का पहला मार्स प्रोब था, जिसका एम यही था कि उसने कंप्लीट करनी है ऑर्बिटिंग, लैंडिंग और रोविंग कस पे सिंगल मिशन। पहले ही मिशन में, एक ही मिशन में उसने मार्स के सामने ऑर्बिट भी करना है, मार्स में लैंड भी करना है और रोविंग भी करनी है। ये मार्स को ऑर्बिट करेगा ताकि वो अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, लैंड इसलिए करेगा ताकि वहाँ की सोइल को अच्छे से जान सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, और रोवर को इसलिए भेजा ताकि वो लैंडिंग साइट में क्या कर सके, पूरा घूम सके, ठीक है, और अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट कर सके, ठीक है गाइस। तो ये आज ही कंप्लीट हो गई है, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाकी आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।